डियर स्टूडेंट्स, आपने लास्ट क्लास में कूलाम का नियम पढ़ लिया था और कूलाम का नियम निर्वात में और कूलाम का नियम जो है वो माध्यम के अंदर किस प्रकार से लगाया जाता है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। आज वाली क्लास में हम परावैद्युतांक और विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो परावैद्युतांक हमारा नया टॉपिक है, उसको समझने से पहले एक बार हम थोड़ा सा प्रीवियस जो टॉपिक है उसको रिवाइज करते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अगर हम दो आवेश लें, ये दो आवेश है Q1 और Q2, इनके सेंटर के बीच की जो दूरी है, केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो R है। इन दोनों पर जो बल लग रहा है वो बल F है और ये दोनों आवेश निर्वात में उपस्थित है। ये दोनों आवेश निर्वात में उपस्थित है। तो जब आप इसको निर्वात में रखकर इनके मध्य बल ज्ञात करेंगे तो बल का मान कूलाम के नियम के द्वारा जो दिया जाएगा उसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये जो चिन्ह है एप्सिलॉन 0 है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। और अगर हम ये दोनों आवेश जो है, इन दोनों आवेशों के मध्य एक माध्यम की कल्पना करें। माध्यम जो है वह क्या हो सकता है? माध्यम के रूप में हवा, पानी, प्लास्टिक, पैराफिन, मोम, रबड़ या कोई भी धातु इसके बीच में उपस्थित है। तो मान लीजिए इन दोनों के मध्य माध्यम भरा हुआ है, मान लीजिए इन दोनों के मध्य जल भरा हुआ है। माध्यम के रूप में हम जल मान लेते हैं। तो जो बल होगा उस बल का मान माध्यम की उपस्थिति में कम हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। निर्वात में जो विद्युत बल होता है उसका मान सर्वाधिक होता है और माध्यम में जो बल होता है वो कम हो जाता है। कैसे? इसको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरा हाथ है और मैं यहाँ से पंच करता हूँ। जब मैं पंच करूंगा तो अगर माध्यम नहीं होगा तो बल अधिकतम लगेगा। और अब मान लीजिए मैं यहाँ पे जल भर लेता हूँ। जल भरने के पश्चात में मेरे इस हाथ पे पंच करूंगा तो जल मेरे हाथ को आगे बढ़ने से रोकेगा। माध्यम की उपस्थिति होते ही बल का मान कम हो जाएगा। तो निर्वात में जो बल है वो इस सूत्र से प्राप्त होता है और माध्यम की उपस्थिति में जो विद्युत बल होता है वह विद्युत बल का मान Fm लिखा जाता है। Fm जब भी लिखेंगे इसका अर्थ ये होगा कि दोनों आवेशों के मध्य माध्यम उपस्थित है और माध्यम की उपस्थिति आते ही जो एप्सिलॉन के नीचे मैंने 0 लिखा है, इसको हम एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। यहाँ पर हम केवल एप्सिलॉन लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे Q1 Q2 बाय R²। तो ये हमने दो सूत्र जो है पुरानी क्लास में पढ़ लिए थे। अब हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक जो है इसका दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता इसका दूसरा नाम है। और इसका जो तीसरा नाम है वो है SIC, विशिष्ट प्रेरण गुणांक। विशिष्ट प्रेरण गुणांक, ये इसका तीसरा नाम है SIC, स्पेसिफिक इंडक्टिव कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये इसके तीन नाम है। इसमें से मुख्यतः ये नाम तो भले याद चाहो तो मत याद रखना, ये नाम आप बहुत हाई लेवल की बुक पढ़ोगे तभी काम आएगा आपके। जनरली ये दो नाम से ही क्वेश्चन के अंदर वैल्यू लिखी जाती है, परावैद्युतांक और आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो जो परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता है ये एप्सिलॉन R के तुल्य होती है, ये आपको याद रखना है। और एप्सिलॉन R का जो सूत्र होता है वो होता है निर्वात में लगने वाला विद्युत बल और माध्यम में लगने वाले विद्युत बल का अनुपात, ये आपको याद रखना है। तो जो परावैद्युतांक होता है उसको हम एप्सिलॉन, ये चिन्ह है जो एप्सिलॉन है, इस चिन्ह इसको हम एप्सिलॉन R के, R का मतलब यहाँ पे रिलेटिव है, रिलेटिव परमिटिविटी इसका इंग्लिश में नाम है। तो एप्सिलॉन R का मान जो होगा वो F/Fm के द्वारा दिया जाएगा।
निर्वात में बल और माध्यम के बल का अनुपात जो होगा वो परावैद्युतांक हो जाएगा। अब देखिए मैं F के स्थान पर यह सूत्र से मान रखता हूँ और Fm के स्थान पर सूत्र से मान रख के देखता हूँ क्या मान प्राप्त होता है। तो F के स्थान पर मैंने रखा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर और Fm के स्थान पर लिखा 1/4πε Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये जो इस बट्टा के नीचे लिखा है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ और देखता हूँ एप्सिलॉन आर का मान क्या प्राप्त होता है। ये अंश में जो लिखा हुआ है वो तो ऊपर ही रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर और ये जो हर में लिखा हुआ है ये ऊपर चला जाएगा 4πε R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब देखिए इसमें से क्या कैंसिल हो रहा है, 4π से 4π, Q1 Q2 से Q1 Q2, R स्क्वायर से R स्क्वायर। तो आपके पास में एप्सिलॉन आर का मान प्राप्त हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हमारे पास में एप्सिलॉन आर का मान प्राप्त हो गया। यानी जो परावैद्युतांक है यह माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। यह आपको याद रखना है। अब हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि जो परावैद्युतांक है इसका मात्रक क्या है ये हम पढ़ते हैं। तो देखिए जो परावैद्युतांक है वो हमारा क्या प्राप्त हो गया, F अपॉन Fm। तो देखिए बल का मात्रक है न्यूटन और निर्वात में जो बल है और माध्यम में बल है दोनों का मात्रक न्यूटन ही होगा। तो न्यूटन से न्यूटन कट गया। तो परावैद्युतांक जो है यह मात्रकहीन राशि है, यह आपको याद रखना है। और इसके साथ में आपको ये बात अच्छे से पता ही है कि जिस भौतिक राशि का मात्रक नहीं होता है उसकी कोई विमा भी नहीं होती है। तो एप्सिलॉन आर जो है ये विमाहीन भी है, यानी इसकी कोई विमा नहीं है। यानी ये M0 L0 T0 इसको माना जाएगा। अब देखिए जो एप्सिलॉन आर है इसके विभिन्न सूत्र मैं आपको बता देता हूं, ये आपको याद रखने हैं। एप्सिलॉन आर निर्वात में बल और माध्यम के बल का अनुपात है। एप्सिलॉन आर का मान एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 के तुल्य हो सकता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र और माध्यम में विद्युत क्षेत्र का अनुपात भी एप्सिलॉन आर के तुल्य हो जाएगा। निर्वात में विभव और माध्यम में विभव, V का मतलब यह विभव है, तो निर्वात में विभव और माध्यम के विभव का अनुपात भी एप्सिलॉन आर के तुल्य होगा। इसी तरह से आप एक चीज देखेंगे, आगे आप पढ़ोगे धारिता। तो अगले चैप्टर में आप धारिता पढ़ोगे। धारिता के अंदर एक थोड़ा सा यहाँ पे विचारणीय बिंदु है कि धारिता में माध्यम की धारिता ऊपर आएगी, निर्वात की धारिता जो होगी नीचे आएगी। तो ये मैंने आपको एप्सिलॉन आर के बारे में अलग अलग जो फॉर्मूले थे वो यहाँ पे बता दिए। अब देखिए एप्सिलॉन आर के मान क्या है और इसका विशेषता मतलब क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए जो पैराफिन मोम होती है, इस मोम का एप्सिलॉन आर जो है वो 2 होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इस 2 का क्या अर्थ है ये समझ लीजिए। जैसे 2 आवेश है, ये 2 आवेश निर्वात में रखे गए हैं, इन आवेशों को निर्वात में रखा गया है। तो निर्वात में रखा गया है तो इनके मध्य माना इनके मध्य लगने वाला बल 100 न्यूटन है। अगर मैं इनके बीच में मोम भर देता हूं, यहां पर मैं मोम भर देता हूं, तो जो बल का मान है वो माध्यम की उपस्थिति में 50 हो जाएगा। तभी तो इसका एप्सिलॉन आर 2 आएगा। एप्सिलॉन आर जो है वो F अपॉन Fm है। वो 2 कब आ सकता है कि निर्वात का बल माध्यम के बल से दुगना होगा। तो जो एप्सिलॉन आर है इसका वास्तविक अर्थ यह है कि एप्सिलॉन आर एक अनुपात है। यह हमें बताता है कि निर्वात में लगने वाला बल माध्यम की तुलना में कितना गुना अधिक है, या हम इसका उल्टा बोले कि माध्यम का बल निर्वात की तुलना में कितने गुना कम है। तो माध्यम का बल जो है वो निर्वात की तुलना में आधा है, या मैं ये कह सकता हूँ ये 2 का मतलब क्या है कि जो निर्वात में बल होगा वो माध्यम की तुलना में 2 गुना हो जाएगा। अब आपको एक पॉइंट आगे जो बता रहा हूं एप्सिलॉन आर के विभिन्न मान वो आपको याद करने हैं।
तो देखिए एप्सिलॉन आर के विभिन्न मान क्या है उनको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। तो याद रखोगे आप एप्सिलॉन आर जो निर्वात होता है उसके लिए 1 होता है। ये मान मैंने लिखा है निर्वात में, क्योंकि निर्वात में जो बल होता है उसका मान सर्वाधिक होता है, लेकिन एप्सिलॉन आर का मान न्यूनतम होता है। यह मान एप्सिलॉन आर, देखिए मेरी बात को वापस समझ लीजिए, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात में सर्वाधिक होता है। बल तो सर्वाधिक होता है लेकिन एप्सिलॉन आर का मान न्यूनतम होता है। तो अगर आपसे पूछे एप्सिलॉन आर का न्यूनतम मान कितना होता है तो आपका आंसर होगा 1। और ये पूछेगा एप्सिलॉन आर का जो न्यूनतम मान 1 है वो किसके लिए है, तो आपका आंसर होगा निर्वात के लिए है। फिर अभी मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन आर का मान जो है वो 2 होगा आपके पैराफिन मोम के लिए। ये मोम के लिए इसका मान 2 हो जाएगा। एप्सिलॉन आर का मान 5 से लेकर 10 के मध्य कांच के लिए होता है। देखो कांच अलग अलग प्रकार के आते हैं, तो अलग अलग तरह के कांच के लिए इसका मान अलग अलग तरह से प्राप्त होगा। 5 से लेकर 10 तक इस एप्सिलॉन आर का मान आपको कांच के लिए मिल जाएगा। इसी तरह से एप्सिलॉन आर का मान होता है 1.0005। यह मान हवा के लिए होता है। देखो 1 और 1.0005 लगभग बराबर है, यानी कई बार हम देखेंगे कि निर्वात की जगह क्वेश्चन में हवा लिख दिया जाता है, तो अभी आपका मान जो होगा वो यही रहेगा। एप्सिलॉन आर का मान और एप्सिलॉन का हवा और निर्वात में बल का मान लगभग समान होता है। यद्यपि हवा में बल थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन ज्यादा कमी नहीं आती है। तो ये आपको एप्सिलॉन आर का मान हवा के लिए प्राप्त हो गया। इसी के पश्चात आपको याद रखना है एप्सिलॉन आर 80 जो है वो आसुत जल का मतलब होता है डिस्टिल्ड वाटर। 80 मान जो होता है वो डिस्टिल्ड वाटर के लिए होता है। और एप्सिलॉन आर इंफिनिटी, ये देखिए ये उच्चतम मान है, अधिकतम मान है। यह धातुओं के लिए या जो चालक होते हैं उनके लिए होता है। यह इसका मैक्सिमम मान है। और आप याद रखेंगे जो चालक होते हैं या धातु होते हैं उनमें बल का मान 0 होता है। धातुओं में विद्युत बल नहीं लग सकता। कैसे नहीं लग सकता है? देखो मान लो ये प्लस की प्लेट है और ये एक दूसरी माइनस की प्लेट है, ठीक है ना। एक प्लस की प्लेट लेते हैं और एक माइनस की प्लेट लेते हैं। इनके मध्य अगर हम धातु भरें, धातु भरने का मतलब है हमने इसमें तांबा डाल दिया। जैसे ही हम इसमें तांबा डालेंगे तो जो प्लस माइनस है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद में ये दोनों क्या हो जाएंगी? उदासीन हो जाएंगी। तो दोनों उदासीन होते ही धातु कॉपर के लिए जो बल का मान होगा वो 0 हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखोगे आप कि जो धातु होते हैं उनके लिए, धातुओं के लिए जो विद्युत बल होता है वो 0 होता है, जबकि धातुओं के लिए जो एप्सिलॉन आर का मान होता है वो अनंत होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो आपको अगर पूछे एप्सिलॉन आर जो है इसकी लिमिट कितनी है, तो एप्सिलॉन आर याद रखोगे, एप्सिलॉन आर 1 से अधिक और इंफिनिटी से कम होता है। एप्सिलॉन आर का मान 1 से लेके इंफिनिटी के मध्य होता है। सॉरी, एप्सिलॉन आर का मान 1 से लेके इंफिनिटी के मध्य होता है। तो ये हमने आज की क्लास में एप्सिलॉन आर के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम आगे टॉपिक लेते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वह टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश रूप। इसे भी अच्छे से समझ लेना, इस पे भी हमारे को क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो हमें अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है कूलाम के नियम का सदिश रूप। देखिए यह हमारा अगला टॉपिक है, कूलाम के नियम का सदिश रूप। चूंकि बल एक सदिश राशि है इसलिए हम कूलाम के नियम को सदिश रूप में समझाएंगे। मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में इस टॉपिक को समझा रहा हूं, इसे आप ध्यान से समझना। देखो ये हमारी एक्स अक्ष है और ये हमारी वाई अक्ष है और ये ओ बिंदु जो है, ओ बिंदु इसका मूल बिंदु है।
यहाँ पर एक आवेश Q1 रखा हुआ है और यहाँ पर ये दूसरा आवेश Q2 रखा हुआ है। O से अगर हम Q1 को देखते हैं तो R1 Q1 का स्थिति सदिश है। आप साथ साथ में नोट्स लिखते जाना। R1 जो है वो Q1 का स्थिति सदिश है और O से Q2 को देखने पर Q2 का स्थिति सदिश हमें R2 प्राप्त होता है। ये हमारे दो स्थिति सदिश हो गए। अब देखिए Q1 जो होगा वो एक बल अनुभव करेगा, उसका मान मैं लिख देता हूं F12। F12 का मतलब क्या है? F12 का मतलब है कि Q1 पर जो बल लग रहा है और वो बल किसने लगाया? Q2 ने। तो Q2 के द्वारा Q1 पे लगने वाला बल, Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल जो है वो F12 है। और देखिए ये इन दोनों आवेशों के मध्य विस्थापन है, तो ये विस्थापन सदिश हो गया R12। ये आपको याद रखना है। R12 जो है वो हमारा विस्थापन सदिश हो गया और 1 हमने पहले लिखा है, मतलब हमारा सदिश 1 की तरफ जा रहा है। अगर मैं पहले 2 लिखता तो इस तीर को नीचे बनाना होता, क्योंकि जो पहले अक्षर लिखा, पहले जो अंक लिखा जाएगा उधर ही तीर बनेगा। अगर मैं 2 1 लिखूंगा तो 2 की तरफ मुझे तीर बनाना पड़ेगा। तो आप वापस याद रखिए, वापस बोल देता हूँ, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। F12 क्या है? F12 का मतलब है Q1 आवेश पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल। और R12 क्या है? R12 है Q2 से Q1 की तरफ होने वाला विस्थापन। ये विस्थापन सदिश है। अब देखिए हमेशा एक सदिश में, कोई भी सदिश होता है, उस सदिश में दो चीजें होती है, एक तो उसका परिमाण और दूसरी उसकी दिशा। ये दो ही चीजें होती है। तो हम बल का सदिश रूप लिखेंगे। इस बल का सदिश रूप लिखेंगे तो सबसे पहले हम F12 का सदिश रूप लिखते हैं। तो देखिए F12 का सदिश रूप लिखने में पहले मैं परिमाण लिखूंगा। तो पहले मैंने लिखा परिमाण K Q1 Q2 बटा R²। अब याद करो ये R कौन सी दूरी होती थी? दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती थी। इस चित्र में तो मैंने 3 दूरियां लिखी है, R1 R2 और R12। तो मुझे जो दूरी है वो बीच वाली दूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये दूरियां तो ओरिजिन से है। तो बीच की जो दूरी है वो है R12। और आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि कोई भी, देखो कोई भी सदिश होता है उसका परिमाण जो होता है वो इस तरह से लिखा जाता है और उसकी दिशा, ये तो होती है दिशा और ये होता है परिमाण। तो उसका जो परिमाण होता है उसको लिखने के लिए ये चिन्ह यूज करते हैं, दिशा लिखने के लिए हम उसका ये चिन्ह लिखते हैं। तो हमने परिमाण इसका लिख दिया कि Q1 Q2 बटा बीच की दूरी जो थी R12 उसका स्क्वायर था, तो मैंने R12 के मॉड्यूलस का स्क्वायर कर दिया। अब आती है इसकी परिमाण का काम तो कंप्लीट हो गया। अब हमें इसकी दिशा लिखनी है। तो हम दिशा कैसे लिखेंगे, इसे कैसे समझें? दिशा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा R12 है, R12 जो सदिश है वो सदिश किसकी दिशा में है? F12 की दिशा के अंदर है। तो R12 की दिशा और F12 की दिशा जो है वो सेम है। तो हम यहां से लिख देंगे R12 का इकाई सदिश। ये हमारा इकाई सदिश शो करेगा, ये इकाई सदिश शो करेगा कि R12 और F12 जो है वो दोनों सेम दिशा में है। यहाँ पे मैंने R12 क्यों लिखा? क्योंकि इस क्षेत्र को ध्यान से देखो, R12 जिधर जा रहा है उसी दिशा में F12 भी है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चाहे तो इस K को यहाँ से हटा सकते हैं। अगर मैं K हटाऊं तो F12 का मान आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का परिमाण का स्क्वायर और R12 का इकाई सदिश। अब आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो R12 इकाई सदिश होगा, इकाई सदिश जो होगा वो R12 सदिश बटा R12 का परिमाण होगा। ये आपको याद रखना है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इकाई सदिश R12 सदिश और R12 का परिमाण होता है। तो अगर मैं इस इकाई सदिश के स्थान पर ये मान रख दूं तो मुझे क्या मान प्राप्त होगा? देखो इसमें तो मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, इसको तो मैं लिख रहा हूँ 1/4πε0। Q1 Q2 में भी देखो मैं कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, इसके स्थान पर भी मैं लिख रहा हूँ Q1 Q2। अब रही बात R12, तो R12 के स्थान पे मैं ये रखूंगा
R12 के स्थान पे लिखूंगा R12 और नीचे मैं लिखूंगा R12 का परिमाण और एक स्क्वायर पहले से है, स्क्वायर और एक गुणा हो जाएगा तो ये मान प्राप्त हो जाएगा R12 का होल क्यूब। स्क्वायर के स्थान पे आपको मान प्राप्त हो जाएगा R12 का होल क्यूब। अब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको। देखो ये सदिश तो है विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश जो है ध्यान से देखिए, ये तीर जा रहा है यहां से इधर, ये इसकी अंतिम स्थिति है और ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, क्योंकि ये प्रारंभ यहां से हुआ है और तीर जहां जाके खत्म हुआ है वो इसका अंतिम स्थिति सदिश है। तो आपने सबने विस्थापन, अगर एक 9th क्लास से बच्चे को पता होता है विस्थापन होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो अगर हमें पूछा जाए कि भाई विस्थापन सदिश का मान कितना है, तो विस्थापन सदिश है R12। इस चित्र को देखिए, अंतिम स्थिति है R1, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति का अंतर। इसको त्रिभुज के नियम से भी कर सकते हैं, नहीं तो इसके आधार पर आप ये भी देख सकते हो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति आ गई। तो मैं यहाँ पर R12 जो है इसके स्थान पर ये मान रखूंगा, तो R12 के स्थान पर ये मान जब मैं रखूंगा तो मुझे F12 का मान जो प्राप्त होगा वो प्राप्त हो जाएगा K Q1 Q2। देखो यहाँ पे मेरे पास में R12 सदिश है, इस 4π0 की जगह मैंने K लिख दिया, ठीक है ना। तो R12 के स्थान पे मैं लिखूंगा R1 सदिश माइनस R2 सदिश डिवाइडेड बाय परिमाण का होल क्यूब। तो परिमाण का होल क्यूब है तो मैं यहाँ लिखूंगा R1 माइनस R2 का परिमाण का होल क्यूब। ये परिमाण है, ब्रैकेट के जैसा बन गया, सॉरी आप इसे याद रखेंगे R1 माइनस R2 का परिमाण का होल क्यूब। तो जब आपको न्यूमेरिकल में, हमारी बुक में ऐसे भी न्यूमेरिकल है, हमें स्थिति सदिश दिया हुआ है, तो जब हमें स्थिति सदिश दिया हुआ हो तो हमें ये सूत्र लगाना है, और जब हमें विस्थापन सदिश दिया हुआ हो, विस्थापन सदिश दिया हो तो हमें ये सूत्र लगाना है। आई थिंक आपको कूलॉम का नियम जो है अच्छे से समझ में आया होगा। एक चीज हम और देख लेते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको समझा देता हूं। देखो इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। आपने 11th क्लास में नेगेटिव वेक्टर पढ़ा है। नेगेटिव वेक्टर या ऋणात्मक सदिश क्या होता है? ये एक सदिश है, मान लीजिए A, और ये दूसरा सदिश है, इसके बराबर है और इसके विपरीत है, तो मैं इसे माइनस A लिख सकता हूं। सदिश की जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में जैसे ही माइनस आता है तो दिशा बदल जाती है और परिमाण जो होता है वो उतना उतना रहता है। तो आप इस चित्र को देखिए, इस चित्र को आप देखेंगे तो आप इस चित्र में देखेंगे कि R12 ऊपर जा रहा है, R12 जो है इसका ऊपर की तरफ जा रहा है, और R21 किधर होगा? R21 नीचे की ओर होगा। अब मैं आपको इन दोनों में रिलेशन बताऊं तो आप कहोगे कि सर R21 इज इक्वल टू माइनस R12। अभी मैंने आपको बताया था कि देखो जिधर तीर जाता है, ये तीर जो है इस चित्र में देखो Q1 ऊपर की तरफ है, इसमें Q1 जो है वो ऊपर की तरफ है तो तीर ऊपर जा रहा है, और इसमें Q2 नीचे की तरफ है तो तीर नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसमें 2 पहले लिखा और इसमें 1 पहले लिखा। पहले तो ये बात समझ लो। इसके बाद में ये दोनों सदिश बराबर और विपरीत है, तो इसका मतलब R21 और R12 एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो अब देखिए, यानी इनकी इकाई सदिश भी विपरीत हो गए। अगर सदिश बराबर है तो इनके इकाई सदिश जो होंगे वो भी बराबर ही रहेंगे। तो ये बात याद रखना, ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखना। अब देखिए जो F12 है, F12 है उसका मान है कि Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और R12 का इकाई सदिश। अगर मैं R12 का इकाई सदिश की जगह माइनस R21 रख दूं तो क्या आ जाएगा? F12 का मान क्या आ जाएगा? K Q1 Q2, और देखो R12 हटा के मैं लिखूंगा माइनस का R21, तो यहां मैं लिखूंगा माइनस R21। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। और R12 का परिमाण, ये परिमाण चाहे मैं इधर जाऊं चाहे इधर आऊं दूरी तो बराबर ही होगी। अगर ये इधर से इधर तक 1 मीटर है तो ऊपर से नीचे की तरफ भी 1 मीटर ही होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि R12 का परिमाण और R21 का परिमाण आपस में इक्वल होंगे। भाई इतनी तो फिजिक्स हमको आती है, इतना तो हमने 11th में सीखा ही है कि R12 का परिमाण और R21 का परिमाण सेम होगा।
तो मैं R12 के परिमाण को R21 के परिमाण में कन्वर्ट कर देता हूं। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं, सिंपल एक चीज की है, R12 की जगह लिख दिया R21 और R12 की जगह मैंने इकाई सदिश की जगह लिखा R21। तो देखो मैंने आगे माइनस लगा लिया, ये छोटा सा माइनस जो है ना, ये किस वजह से है, R12 की जगह R21 आ गया। अब आप अगर गौर से देखोगे, ये जो सूत्र है, ये सूत्र किसका है, यहाँ पे आ रहा है 2121। देखो जब 1212 आता है तो यहाँ पे F12 बनता है, अगर 2121 आ रहा है तो इसका मतलब F21 होगा। तो ये जो F12 है ये आ गया माइनस ऑफ F21। ये एक हमारे पास में नया जो है रिजल्ट मिल गया है। वो रिजल्ट क्या मिला है कि F12 का मतलब है 1 पर 2 कितना बल लगाएगा और F21 का मतलब है 2 पर 1 कितना बल लगाएगा, दोनों बल बराबर और विपरीत होंगे। तो सदैव याद रखें कि दो आवेश जो एक दूसरे पे बल लगाते हैं वो बल बराबर और विपरीत होते हैं। हमेशा याद रखना कि दो आवेशों के मध्य जो विद्युत बल लगता है वो विद्युत बल बराबर और विपरीत होता है। ये न्यूटन के तीसरा जो नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, उसके नियम की पालना भी करता है यहाँ पे, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल सदैव बराबर और विपरीत होते हैं। तो इसी प्रकार जो विद्युत बल होते हैं वो भी आपस में बराबर और वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आई थिंक आपको ये इतना टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम अगला टॉपिक कर रहे हैं, कूलाम का जो नियम है उस नियम का अध्यारोपण का सिद्धांत, और इसी टॉपिक को दूसरे रूप में आपको दे रखा है बहुल आवेशों के मध्य बल। तो देखो अगला हमारा टॉपिक है बहुल आवेशों के मध्य बल, यह हमारा अगला टॉपिक है। और इसी को हम दूसरा लिख देते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। जो कूलाम का नियम है वो अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करता है। तो अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, बहुल आवेशों के मध्य बल जो है वो क्या कहता है, उसको देखो समझते हैं। सबसे पहले ये x अक्ष लेते हैं, ये y अक्ष लेते हैं, और यहां पर ये Q1 आवेश, यहां पर Q2 आवेश, इस जगह पर हम बना देते हैं Q3 आवेश, और इस जगह पर हम बना देते हैं Qn आवेश। इस चित्र को देखिए, इसमें बहुल आवेशों का मतलब है दो से अधिक। तो Q1, Q2, Q3, Qn बहुत सारे आवेश हैं। अब इन सब के स्थिति सदिश बना लो। स्थिति सदिश हो जाएगा R1, इसका स्थिति सदिश हो जाएगा आपका R2, इस Qn का स्थिति सदिश हो जाएगा Rn, ये n लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं रब करके सही कर देता हूँ, ये बन गया Rn। और Q3 जो है इसका हमारा स्थिति सदिश हो जाएगा R3, ये हमारे स्थिति सदिश हो गए। अब देखो जो आवेश है Q1, इस पर Q2 ने कितना बल लगाया इसको देखते हैं। तो Q1 जो है इस पर Q2 ने बल लगाया F12, Qn ने कितना बल लगाया F1n, और Q3 ने कितना बल लगाया F13। चित्र को आप थोड़ा सा जूम करके देख लेना, ये तीनों बल लग गए। तो हमारा जो Q1 है इस पे लगने वाला परिणामी बल है वो बल क्या हो जाएगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से 1 पर 2 ने कितना लगाया, 1 पर 3 ने कितना लगाया, डैश डैश डैश, 1 पर n ने कितना लगाया, उस बल का सदिश योग हो जाएगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो ये अन्य आवेश यानी 1 पर 2 ने कितना बल लगाया, F12 का मतलब है Q1 पर Q2 पे कितना बल लगाया, F13 का मतलब है Q1 पर Q3 के द्वारा लगाया गया बल, Q1 पर Qn के द्वारा लगाया गया बल, इन सब का सदिश योग है। अब हम अगर इनके मान रखें तो हम इजीली मान भी रख सकते हैं। F1 का कुल मान आ जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन R12 के परिमाण का स्क्वायर,
और R12 की कैप। Q12 में R12 आएगा, Q3 में क्या आ जाएगा, Q1 Q3, और यहां आ जाएगा R13 का स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा का स्क्वायर और R13 की कैप। और इसी तरह से F1N में क्या मान प्राप्त हो जाएगा, F1N में मान प्राप्त हो जाएगा Q1 QN अपॉन R1N के परिमाण का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा R1N की कैप। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। इस पूरे में से क्या कॉमन जा रहा है, KQ1 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 कॉमन जा रहा है। तो जो हमारा F1 का मान प्राप्त होगा, इसका मान प्राप्त हो जाएगा KQ1, यहां से आप ब्रैकेट कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट कॉमन लेते ही आपको मिलेगा Q2 अपॉन R12 के परिमाण का स्क्वायर और R12 की कैप। इसी तरह से यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा Q3 R13 के परिमाण का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगी R13 की कैप। यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा QN है, यहाँ पे हो जाएगा R1 के परिमाण का स्क्वायर और R1N की कैप। ये सब मान प्राप्त हो गए। अब देखिए ये सब जो टर्म्स है एक जैसी है, इन सब में नीचे स्क्वायर आ रहा है, और इनके अंदर जो काउंटिंग है वो 2 से लेके n तक शुरू हो रही है। तो हम मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, हम इस फॉर्मूले को जो है थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस मतलब इसको छोटा कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं समेशन। ये समेशन मतलब जोड़ का चिन्ह है। ये जोड़ कहां से स्टार्ट हो रही है, जोड़ कहां से स्टार्ट हो रही है, i बराबर 2। i एक वेरिएबल है, इस 2 की जगह हम i रख देंगे। 2 से ये जोड़ स्टार्ट हुई है, कहां पे खत्म हुई है, n पर। i बराबर 2 से लेके n तक। तो अब हम इस 2 की जगह पर रख देंगे i, तो हमारे पास मान प्राप्त हो जाएगा QI R1I। जहां जहां आपको 2 दिख रहा है, इस सूत्र में देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इसकी जगह i लिखना है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो आपको इसकी जगह पे R1I कैप लगाना है। यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अब आप देखो, अगर आप यहाँ से इकाई सदिश हटा लो तो क्या प्राप्त होगा। अगर मेरे को क्वेश्चन में इकाई सदिश नहीं यूज करना है, तो इकाई सदिश के स्थान पर मैं सदिश लगा सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा F1 बराबर KQ1 सदिश 2 से लेके n, यहां लिख दूंगा मैं QI अपॉन, ये परिमाण की जगह होल क्यूब आ जाएगा। ये आप ध्यान रखना, ये 12th की फिजिक्स में आप इसको बहुत बार इस चीज को देखोगे कि जब हम, ध्यान से सुनो मेरी बात को आप, कि जब हम इकाई सदिश हटाते हैं, तो इकाई सदिश हटाने के पश्चात हम अगर सदिश लेके आते हैं सूत्र में, इकाई सदिश हटा के सदिश लगाते हैं, तो नीचे जो संख्या लिखेंगे वो 1 बढ़ जाएगी। अगर 2 लिखा हुआ है तो 3 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 होता, सपोज करो 3 होता तो यहाँ पे 4 हो जाता। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इकाई सदिश हटाते यहाँ पे सदिश बटा सदिश का परिमाण हो जाएगा। और कोई आपको कहते हैं कि नहीं आप इसे विस्थापन सदिश के रूप में लिखो, तो विस्थापन सदिश के रूप में आप इस सूत्र को लिख सकते हो कि KQ1 समेशन i इक्वल्स टू 2 से लेके n QI, ये तो है विस्थापन सदिश। इसको स्थिति सदिश के रूप में लिखो, तो आपको लिखना है R1 माइनस RI। ये हो गए विस्थापन सदिश। इस पूरे का होल, ये विस्थापन सदिश हटा के ये मैंने इसकी जगह स्थिति सदिश लिख दिया है। स्थिति सदिश यहाँ पे आ जाएगा R1 सदिश माइनस RI सदिश। हालांकि देखो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो बहुल आवेशों के मध्य लगने वाले बल का जो फॉर्मूला है, इस पे 101% में गारंटी से कहता हूं आपको न्यूमेरिकली मिलेगा। आपको इस पे कभी भी थ्योरी लिखनी नहीं आएगी, लेकिन ये बेसिक्स है, हमारी बुक में दे रखे हैं, इसलिए मुझे इसको पढ़ाना कंपलसरी। इस पे कभी भी क्वेश्चन नहीं आए, भले आप इसमें 20 साल के सवाल पेपर उठा के देख लो, आपको इस पे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कि बहुल आवेशों के मध्य बल को जो फॉर्मूला इसको प्रूव करे। तो आप इसको फॉर्मूले को एक बार समझ लेना, ज्यादा इसके ऊपर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। साथ में एक चीज आप और समझ लो, इसको नोट कर लेना कॉपी में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम 2 आवेशों के मध्य बल निकाल रहे होते हैं, जैसे मैं Q1 और Q2 के मध्य बल निकाल रहा हूं,
उस समय जो तीसरा आवेश है Q3 है, इसकी उपस्थिति उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। तो ये याद रखेंगे, जब हम दो आवेशों के मध्य बल निकालते हैं, इन्हीं दो आवेशों के मध्य जो विद्युत बल निकाला जा रहा होता है, उस समय तीसरे की उपस्थिति उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। अध्यारोपण का सिद्धांत जो है, इसमें हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है परावैद्युतांक पढ़ लिया, उसके बाद में कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ लिया, उसके बाद में हमने बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल पढ़ लिया है। अब हम अगली क्लास के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। आप घर पे रेगुलर पढ़ते जाइए, इसके नोट्स बनाते जाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।